बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। आज भी मईशत पर बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैन साहब। देखिए, हुकूमत मईशत की बेहतरी का दावा कर रही है, आवाम हैरान है कि कहाँ से मईशत बेहतर हो रही है। जी स्टेट बैंक के लिए सदारती आर्डिनेंस नाफिज करने का की जो मुखालफत हो रही है, जी उसको भी नहीं सुनवाई हो रही है और उसका मसौदा बना कर पेश कर रहे हैं। हुकूमत गवर्नर स्टेट बैंक को वायसराय क्यों बना रही है? जी तो ये सवाल ऐसे हैं कि जिस पर हम बात करना चाहते हैं। और भी बहुत सारे सवालात हैं। मंजूर मलिक साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे जी, साथ। मंजूर मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। जी, आप फरमाएं कि ये जो हुकूमत को मईशत की बेहतरी का दावा है, दुरुस्त है? और सर ऐसा है कि एक स्टेप तो मैंने आपका सुना है सर, स्टेट बैंक वाला। स्टेट बैंक के तो हम भी हक में हैं कि उसको इंडिपेंडेंट किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए और वो अपने काम को करे। सबसे पहले उसका काम ये है कि वो जो एक्सचेंज रेट है उसको बेहतर और किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आके नोट ना छापने शुरू करे, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ गुर्बत पैदा करने का बहुत बड़ा सबब है। और तीसरा ये है कि बैंकों को प्रॉपरली मॉनिटर करे ताकि बैंक जो है वो अपना काम कर सके। और जो मशद के दावे हैं उसमें तो एरर है कि मशद को वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किए बगैर कभी भी नहीं कर सकते। और हर आदमी के लिए जब इक्वली नहीं करेंगे तो चंद सिलेक्टेड लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं, अदरवाइज तो मुल्क नहीं चल सकता। अच्छा जी, मैं मंजूर मलिक साहब, आप हमारे दरीना साथी हैं। ये बताइए कि हुकूमत मईशत के शोबे में क्यों नाकाम हो रही है, और बल्कि ज़राअत का शोबा भी तबाह बर्बाद कर दिया, जो हमारी सब रीढ़ की हड्डी थी हमारी। सर देखिए, दुनिया में कोई चीजें सब्सिडी के लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती, ये टेम्पररी शॉर्टफॉल होता है। जैसे दवाइयों के ऊपर को बंदा हो, मुल्क के अंदर हमें चाहिए था कि हम अपनी इकोनॉमी को सेटल करना चाहते थे, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। और दूसरा ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए मशीनरी के लिए छूट देते और जो बिजली थी उसको कंसेशनल करते और आईपीपी के साथ जो हमने एग्रीमेंट किया था उसको जो है उसमें जो लकूने हैं, जो चोरी है, जो उसमें मिसमैनेजमेंट है, उसको हम दूर करते। लेकिन बदकिस्मती ये कि उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं कर सकी। अच्छा जी, अब ये बताइए ना कि फिर अब ये क्या क्या करें? तीसरे वजीर खजाना आए हैं, इनके बाद में शौकत तरीन का नाम आ रहा है, उनको तो बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या हुकूमत कोई मजबूत पॉलिसी बनाती हुई नजर आती है? सर अगर ये स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं करते तो अपने तौर पे अगर वो काम करते हैं तो उससे तो कोई हमें उम्मीद नहीं है। देखिए, सबसे पहले काम करने का ये है कि गवर्नमेंट जो है वो आईपीपी के साथ जो एग्रीमेंट्स किए हैं, अगर उसमें कंसेशन है तो लोगों को पास ऑन करें, बिजली को सस्ता करें, गैस की सप्लाई को इंश्योर करें और जो ब्यूरोक्रेटिक हेल्डर्स हैं प्रोसीजर है एफबीआर के, उसको एड्रेस करें। ना ये एफबीआर को एड्रेस करने को तैयार हैं, ना आईपीपी का रिलीफ लोगों को पास ऑन करने को तैयार हैं, तो वजीर खजाना साहब क्या कर लेंगे? अच्छा, अब ये देखिए ना, जुल्म ये हो रहा है कि अजनास की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो अब लेकिन करें क्या फिर? ये तो अगर फर्ज के लिए कि ये हर बात ये कह दी जाए कि साहब सब्सिडी नहीं दी जा सकती, तो फिर क्या करें? फिर तबाह हो जाएगा मुल्क। सर यही तो बात है कि जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं कि मुल्क प्रोडक्शन से चलते हैं। अगर आप प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी बनाना चाहते हैं तो प्रोडक्शन तो करने दें लोगों को। और प्रोडक्शन में चीजें क्या चाहिए? प्रोडक्शन में आपको चाहिए, फर्ज करें एग्रीकल्चर है तो उसमें बीज चाहिए, उसमें पानी चाहिए, उसमें जो है वो आसान बैंकों से करना चाहिए। जब पैसा गवर्नमेंट बैंकों से लेती जाएगी, पेट्रोल चाहिए, बिजली चाहिए, हर चीज़ चाहिए भाई। हाँ जी बिल्कुल। तो वो जब गवर्नमेंट सारा पैसा उठाती जाएगी बैंकों से, तो बैंकों के पास तो पैसे नहीं है आम आदमी को देने के लिए। अच्छा, अभी ज़राअत का शोबा जो आपने बताया है, आप तो ने तो एक रीज़न दिया है कि सब्सिडी देते थे, तो पैदावार तो अच्छी खासी हो रही थी, अब इसमें गिरावट की वजूहत क्या है? सर दो वजूहत हुई ना। एक तो जैसे कपास में हुआ जी, कपास में आप देखें ना कि अभी करंटली इशू चल रहा था कि इंडिया से मंगवाई जाए कि ना मंगवाई जाए। मसला ये है कि हमारे यहाँ कपास का एरिया हमने गन्ने को दे दिया। अब हमने शुगर माफिया खुद ही अपनी खबरें लगवाता है कि जी शुगर शॉर्ट हो गई, शुगर शॉर्ट हो गई। बात ये भी क्या, शुगर बनाने का सिर्फ जरिया जो है वो गन्ना ही है, उसके अलावा भी 10 सोर्स है। हम उनके ऊपर क्यों नहीं काम करते? चुकंदर के ऊपर क्यों नहीं काम करते, जिससे पानी भी कम खर्च हो और हमारी क्रॉप भी ज्यादा हो? तो ये चीजें सारी हमें बदलनी पड़ेंगी। आप मुल्क को मोहताजी से कैसे निकालेंगे अगर फर्ज करें हमने ये चीजों को बेहतर ना किया? तो अब बताइए, तो बेहतर तो नहीं हो रहा है, अवाम ही पिसते चले जा रहे हैं और कोई चीज़ अच्छी होती हुई नज़र नहीं आती है। ये चीज़ का तरीका ये होता है कि बैलेंस किया जाता है, और एक तरफ जो है तरक्की की जाती है और एक तरफ जो है वो
वो आप उनको इस तरह से बैलेंस करते हैं कि दो धारे एक साथ साथ चले, ताकि वो आप तरक्की भी कर जाएं और आपको जो ज़रूरियात है वो भी पूरी हो जाए। जी जी, ये मसला ये है कि हमने हमेशा सिलेक्टेड लोगों को इंडस्ट्री चलाने दी, सिलेक्टेड लोगों को ज़राअत करने दी, गवर्नमेंट के फेवरेट होते हैं। इस पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। आज 20वीं सदी से क्रॉस करते हुए हम 21वीं सदी में आ गए हैं और हमें ये चाहिए होगा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली कि हम अपने मुल्क को उन माशी इशारियों पे लेके चलें जो ग्राउंड बेस्ड हों और जो तरक्की की तरफ हमें लेके जाएं, जिसमें हमें यूनिवर्सिटीज को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें भाई ये बात सुनते सुनते मैं कान पक गए हैं। और आपको याद होगा जब मैं बाहर से आया था उस वक्त से मैं वैल्यू एडेड की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई बात सुनते नहीं है। जी बिल्कुल कर रहे हैं। मैं तो आपके जब पाकिस्तान आए थे उस वक्त से गवाह हूँ सर। 30 साल तो इस बात को भी हो गए जब आप तशरीफ लाए थे। और मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंटें गुर्बत बेस्ड गवर्नमेंटें हैं, इनको गुर्बत चाहिए होती है। यदि गरीब होगा तो बगैर सोचे समझे इनके साथ खड़ा होगा कि बिरयानी खाने के लिए। अगर वो खुद कमाना शुरू कर देगा तो गवर्नमेंट के कंट्रोल से निकल जाएगा। आपका लॉ एंड ऑर्डर उस पर बेस करता है। ये सारी इनकी गंदी सोच को बाहर निकालना होगा सर। अच्छा, तो आप ये बताइए ना कि ये हुकूमत फिर किस तरह से करे? कोई ना कोई देखिए फार्मूला बनता है, मईशत का दान जो होता है वो फार्मूला बनाता है। सर पहला फार्मूला ये है कि आप बिजली को गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकालें। देखिए 3 सेंट में आपको बिजली की प्रोडक्शन पड़ती है, 3 सेंट आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस और सप्लाई के लगा लें, 1 सेंट आप डेवलपमेंट का लगा लें। 7 सेंट से ज्यादा बत्ती कैसे बेच सकते हैं? आप बेचते हैं 14 सेंट 15 सेंट पे। आपने 200% प्रॉफिट दी है इस मुल्क में। जो माफिया ने पैसा कमाया वो आज ताकतवर है, वो गवर्नमेंट को बहुत सारा चंदा दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। जो चंदा देता है वो चंदा मामू बन जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आवाम महंगाई से परेशान है, उनको रिलीफ तो किसी न किसी सूरत में दे। हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है कि रिलीफ तो दे, और वो कैसे दे ये उसका प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आवाम को रिलीफ नहीं देगी तो फिर वो तो बेचारे भूखे भी मरेंगे और मुल्क के अंदर हंगामा हो जाएगा। सर देखिए 2 चीजें हैं। एक ये है कि सिर्फ हमने हंगामे को कंट्रोल करना है या मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, जो फ्यूचर के चैलेंजेस को ले सके। इंडिया देखें किस हद तक ग्रो कर रहा है, ईरान कैसे ग्रो कर रहा है, इवन अफगानिस्तान कैसे ग्रो कर रहा है, जो नेबरिंग कंट्री है वो किधर जा रहे हैं। इवन जॉर्जिया का हाल देखें 91 में आजाद हुआ, आज किधर है। तो हमें अपनी सोच में ये लेके आना पड़ेगा कि हमारे पास इतनी बड़ी क्वांटिटी में लोग हैं, गवर्नमेंट कारोबार भी कर रही है, गवर्नमेंट टैक्स भी ले रही है, गवर्नमेंट चोरों को सपोर्ट भी कर रही है, आंखें भी बंद कर रही है। सर ये नहीं चलेगा। अब आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी और गवर्नमेंट को सारी चीजें प्राइवेटाइज करनी पड़ेंगी। अच्छा, एक और बात भी है कि ये जो गवर्नर स्टेट बैंक का तनाज़ा है कि इस आदमी को जो है आप इतने इख्तियारात कैसे दे रहे हैं? सर कोई इख्तियार उसके पास नहीं है। बेसिकली आपके 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एक गवर्नर है और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। अगर आप इनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें तो ये कुछ भी नहीं कर सकेगा अगर उसके पैरामीटर। असल मसला ये है कि हमने इख्तियारात के साथ लोगों को रखा हुआ है, तो उनको स्वाबदीदी इख्तियार देते हैं जिसकी वजह से वो हमारे घरों में भी बैठ सकते हैं और वो मेरे घर का खर्चा और मेरी जरूरियात जिंदगी भी पूरा कर सकते हैं और वजीर आजम के कहने पे भागे हुए जाके उसका जूता भी साफ कर सकते हैं। जब तक हमारी ये सोच रहेगी उस वक्त तक हम ऐसे इदारों को कभी ठीक नहीं कर सकेंगे। अगर हम इदारे ठीक करना चाहते हैं तो इदारों को इंडिपेंडेंस करना पड़ेगा। बल्कि मैं उससे आगे जाके कहता हूँ कि जैसे आपका इलेक्शन कमीशन है, इसी तरह इसको इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना दिया जाए ताकि ये परमानेंट स्ट्रक्चर में आके काम करें और गवर्नमेंट के अंडर प्रेशर होकर पॉलिटिकल लोगों के। लेकिन अब ये इलेक्शन आता है, सदर वो कह देते हैं जी कि आप इतना पैसा दे दें, वो जाली नोट छाप देगा, 3 महीने के बाद जीरो करेगा, 6 महीने के बाद पता चलेगा पाकिस्तान में 100 गुना महंगाई होगी। पैसा जो है वो लीकेज कर देते हैं और भुगता गरीब आदमी। तो आप बताइए ना कि अब ये तो ठीक हो गया। आपने ये बताइए कि आप फिर क्या तजावीज़ दे सकते हैं, कैसे सुधार आ सकता है? ये आपने कुछ कहा तो है लेकिन फिर भी इसको रिपीट करें। सर उसमें ये है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज को पब्लिक सेक्टर के जिम्मे करें। आप लोगों को हर इंडस्ट्री को छूट दें। सिर्फ टेक्सटाइल हो गई या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट असल इंपॉर्टेंट ये है कि आप जनरल इंडस्ट्री को एक जैसी छूट दें। जो इंडस्ट्रियल स्टेट आपकी वेकेंट पड़ी हुई है, लेकिन कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क आज 5 साल से खाली पड़ा हुआ है। आप क्यों नहीं प्लॉट देते लोगों को? जिनके साथ MOU साइन किए हैं आप उनको प्लॉट नहीं देने को तैयार। तो आपके माइंडसेट में है कहीं ना कहीं आप साजिश कर। अच्छा, आप ये बताइए कि यार्न कहाँ से लिया जा सकता है सस्ता इंडिया के अलावा?
सर यान की अभी तो आपकी अपनी क्रॉप्स आने वाली है, अभी आप पहले एस्टिमेट तो करेंगे आपकी कितना शॉर्टफॉल होगा, और जो शॉर्टफॉल है उसके लिए सर ऑल्टरनेटिव भी है। एक तो कपास चाहिए, एक आपको पता है पॉलिएस्टर मिक्स होती हैं, पॉलिएस्टर आते हैं और दुनिया भर में पॉलिएस्टर मिक्स आती हैं, फिर आपके वेस्कोस आती हैं। आप एक कपा के पीछे हमारे लोग पड़ जाते हैं। 10 और भी ऑप्शन है सर उसको बनाने के लिए, धागा ऐड करने के लिए, और बेहतरीन क्वालिटी का बनता है। हमें ये चीजें खुल देनी चाहिए कि गवर्नमेंट हर काम को ना करे, बिजनेसमैन अपनी जरूरत के हिसाब से करे, बिजनेसमैन को फ्री हैंड दें और उसके ऊपर से चेक एंड बैलेंस काम करें। मलिक साहब आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया जी। जी मिर्जा साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। वो जो मलिक साहब कह रहे थे ना कि विस्कॉस, भाई कॉटन का मुतबादिल विस्कॉस नहीं है, 2% और 95% कपड़ा तैयार होगा कॉटन से। वो रुई की ज़रूरत आपको लाजमी पड़ेगी। मंजूर मलिक साहब का खैर ये शोबा शायद नहीं होगा। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मंजूर मलिक साहब विस्कॉस और उसके मुतबादिल जो बता रहे थे ना मिर्जा साहब, ये मतलब बहरहाल उनका शोबा नहीं है। हाँ, हुकूमत को चाहिए यान के लिए वो परेशान है जी। उनके पास बहुत बड़े ऑर्डर आए हुए हैं, लेकिन यान नहीं है उनके पास, तो कहाँ से बनेगा? हाँ, और यान का मुतबादिल कुछ नहीं है। यान के लिए आपको रुई की पैदावार बढ़ानी होगी, और इतनी बढ़ानी होगी कि आपके डूइंग कॉस्ट में आ जाए आपके। अगले जन्म में बढ़ेगी, अभी जी तो इस साल तो नहीं अगले साल। इस हुकूमत के रहते हुए मुश्किल है, मुश्किल है। और ये अब इदारों को सोचना चाहिए। अच्छा मेरे साहब, माहिर माशियत राना मोहम्मद एहसान अफजल साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए कि तमाम हम देख रहे हैं कि सनतें तबाह हो रही हैं, ज़राअत कम है, बेरोज़गारी अरूज पर है, रुपए की कदर कम हो रही है और खसारा बढ़ रहा है, तो अब कैसे मामला ठीक हो गए, आप फरमाएं। देखें, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अभी वर्ल्ड बैंक की हालिया जो रिपोर्ट आई है उसने जीडीपी ग्रोथ रेट को 1.3% इस साल के लिए प्रिडिक्ट किया, और अगले साल जो है वो 2% प्रिडिक्ट किया है। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया इसकी टैक्स कलेक्शन। जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी तो हमने टैक्स रिफॉर्म्स की, और उसकी वजह से 20% जो है टैक्स कलेक्शन बढ़ा हर साल ऑन एवरेज 5 सालों के लिए। बदकिस्मती से पिछले 2.5 सालों के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है वो नहीं बढ़ पाई, और अभी भी इस साल भी जो 10% टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज है, अगर आप उसको डॉलर से डिस्काउंट करते हैं और आप इन्फ्लेशन से डिस्काउंट करते हैं, तो असल में टैक्स कलेक्शन जो है वो नेगेटिव ग्रोथ है उसमें। तो जिस मुल्क के अंदर हुकूमत जो है वो टैक्स कलेक्शन ना कर पाए, तो वो कैसे अखराजात करेगी, कैसे अवाम की फलाह के ऊपर जो है वो खर्चा करेगी? यही चैलेंज जो है वो पीटीआई को के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और यहाँ देखें, बदकिस्मती से जो चेयरमैन एफपीआर है वही 4 से 5 दफा चेंज हो चुके हैं, और अभी आप ये देखें कि तीसरा साल अभी खत्म नहीं हुआ और तीसरा वजीर खजाना आ गया जी, और अभी चौथे वजीर खजाना की बात हो रही है। तो जब आपकी मैनेजमेंट ही नहीं होगी, जब आपकी टीम ही नहीं होगी, तो फिर आप कैसे बेहतरी लेके आ सकते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर की ऐसी सीट है जो प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा पीएम और एसएम का, तो फिर कोई भी जो मैनिफेस्टो है पार्टी का या हुकूमत का वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ये अपनी टीम सेटल कर लें। जब टीम सेटल हो जाएगी तो फिर कोई गवर्नेंस या मैनेजमेंट या प्लानिंग के अंदर बेहतरी आएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नेंस का मसला ये होता है कि हमारे पास ये तो सबसे लड़े बैठे हुए हैं, तमाम ब्यूरोक्रेसी लड़े बैठे हुए हैं। ऐसा लड़का है जैसे लड़के आ गए हों गली के और वो हुक्मरानी करना चाहते, हर एक को धमकियाँ देते रहे पहले तो। अब जाहिर है कि उससे ब्यूरोक्रेसी डर गई, तो अब आपको कौन मशवरा देगा? जो ब्यूरोक्रेसी होती थी वो ही तो सारे बताती थी आपको। अब चीनी की, अब वो ये कहते हैं कि जब हम इनको मशवरा दे दें, अगर वो चीनी कहीं से खरीदनी है तो वहाँ से कहीं से आपको 2 रुपये कम मिल गई तो ये फ़ौरन हमें उसमें दे देगा नैब के अंदर। जी देखिए, यही चीज है, गवर्नेंस के अंदर आपको फ्रंट फुट के अंदर खेलना पड़ता है। इसके लिए आपको बड़े फैसले करने पड़ते हैं, रिस्की फैसले करने पड़ते हैं, और ये जो माहौल बनाया गया है, बदकिस्मती से इसी माहौल के अंदर ये खुद फंस गए, और यही इनका अलमिया रहा है। देखिए, अभी ये 2.5 सालों में जो अभी ऑटोनॉमी की बात हो रही है, स्टेट बैंक के ऑटोनॉमी की बात हो रही है,
यही हुआ कि ये जब हुकूमत में आए तो इनका रवैया ये था कि हम लोन नहीं लेंगे लेकिन खुदकुशी कर लेंगे। तो इन्होंने IMF से डील के अंदर डील की, फिर जो डील की उसके अंदर इन्होंने ये तय किया कि एक्सचेंज रेट फ्री फ्लोटिंग होगा। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, देखिए इंटरेस्ट तब उस वक्त इन्फ्लेशन 6 से 7% पे थी और ये विद इन 6 महीने इंटरेस्ट रेट को ले गए 6.25 से 13%। ये जरूरत नहीं थी, ये रिक्वायरमेंट नहीं थी उस वक्त की। उस वजह से जो है प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग कम हुई, उस वजह से इंडस्ट्री बैठ गई शरह सूद बढ़ाने से, और फिर डॉलर जो इन्होंने खुला छोड़ा, फ्री फ्लोटिंग किया, उससे एक इन्फ्लेशन का की लहर आई जो ये पूरी कौम जो है सह नहीं सकी। और अभी भी ये जो ऑटोनॉमी की बात करें, देखिए असूली तौर पे मैं इस मौके से एग्री करता हूँ कि ऑटोनॉमस होना चाहिए स्टेट बैंक को, लेकिन आपकी जो इकोनॉमी है वो इतनी फ्रेजाइल है कि आप देखिए कि कुछ अर्सा पहले करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव हो गया, अब दोबारा नेगेटिव हो गया। तो इस जैसे मुल्क के अंदर आपको इंटरवेंशन करनी पड़ती है आपको, वरना अवाम जो है वो बहुत ज्यादा मैसिवली सफर कर सकती है। अभी तो ये खौफ हो रहा है कि जितनी देर ये हुकूमत रहेगी ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती रहेगी। देखिए बिल्कुल, अगर गवर्नेंस के ऊपर ग्रिप नहीं होगी, अब आप देखें, आपको मैं 2-3 पॉइंट दे देता हूँ। आप शुगर को देखें, जरा वाजे करके बयान कीजिए, आपके पास पूरा बहुत वक्त है, आपके बोलिए। देखिए अगर आप शुगर को ही देख लें तो तकलीफ था, आपको जरूरत नहीं थी कि आप शुगर इंपोर्ट करें, लेकिन मैनेजमेंट ये चाहती थी कि आप देखते कि आपकी आउटपुट कितनी आ रही है इस साल और उसके मुताबिक आप अपनी प्लानिंग करते। आटे का भी यही हिसाब है कि आपने देखना है कि आपके पास स्टॉक में कितना आटा पड़ा है, इस साल की प्रोडक्शन क्या है आटे की, और उसके मुताबिक आपने प्लान करना है। लेकिन ये वो भी ना कर पाए और इनको आटा भी जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट करना पड़ा। इसी तरह आप देखें टिड्डी दल, पिछले 2 साल टिड्डी दल का हमला रहा, टिड्डी दल आ गई, उसने 1 साल हमला किया और फिर ये हुकूमत जागी कि अब हमें कुछ करना है, और फिर भी काम तब हुआ जब फौज मुतहरक हुई और उसने टिड्डी दल, और तब तक आपका 20 से 25% जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके अंदर नुकसान पहुंच गया। आप कपास को ले, कॉटन को, आपकी 2018 में 12 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन थी, आज आपकी कितनी प्रोडक्शन है? 5.5 मिलियन बेल्स। आज आपको 6 मिलियन बेल्स की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है और आपको महंगे दामों इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो देखें ये डे टू डे मैटर है। अगर आप डे टू डे, अगर आप हर रोज के फैसले रोज नहीं करेंगे और उनको लमका देंगे या डिलेड फैसले करेंगे तो फिर पूरी इकोनॉमी को नुकसान उठाना पड़ता है, और यही पिछले 2.5 साल से लगातार ये होता आ रहा है और उसका नतीजा इन्फ्लेशन है। अब आप देखें, एक और पॉइंट में आपको, अब कोरोना के सिनारियों में दुनिया के अंदर हर चीज की डिमांड, कमोडिटीज की डिमांड जो है वो गिर गई, तेल मंफी चला गया, और आपके मुल्क में इन्फ्लेशन थी 10%। आपके रीजन में अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में थी। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर गवर्नेंस ठीक होगी, अगर मैनेजमेंट ठीक होगी तो ये चलते रहेंगे प्रॉब्लम, ये बेहतरी की तरफ नहीं जाए। तो मतलब ये है कि हम तो ये डर रहे हैं कि एक तो IMF का कंट्रोल रोज बरोज बढ़ता जा रहा है और इदारे खामोश हैं, मार्केटों को बंदिश की जा रही है। अब कराची में ये हो रहा है, आज जो सारे बाज़ार बंद कर दिए हैं, सदर के बाज़ार, जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, वो डिफेंस तक का इलाका बंद कर दिया गया है। तो अब ये इस तरह से तो फिर ये आदमी जो है रमज़ान की जो ख़रीदारी है वो भी नहीं कर सकेगा, और जो वो अपना अखराजात, यानी जो मईशत का जो पहिया चल रहा था वो भी नहीं हो सकेगा। अब कोविड इतना ख़राब भी नहीं है कराची के अंदर। जी देखिए, आप अगर सिर्फ ये कॉस्ट कैलकुलेट करें कि लॉकडाउन की कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है, इकोनॉमी को लॉकडाउन का कितना नुकसान हो रहा है, वर्सेस कि अगर आप वैक्सीन खरीदें और वैक्सीनेशन ड्राइव जो है तेज करें। आज अभी तक आपके 3 से 4 लाख लोग वैक्सीनेट हुए, जो कि आपका 0.1% भी आबादी का नहीं था। अगर इस रेटों से आपने वैक्सीनेशन की तो आपको तो 10 साल लग जाएंगे आबादी को वैक्सीन करने के लिए, और आपने अभी तक 1 रुपए की वैक्सीन नहीं खरीदी। आपकी जो वैक्सीन आप लगा रहे हैं इस वक्त वो चंदे की वैक्सीन है, और शायद आप उन वाहिद मुल्कों में हो जो चंदे की वैक्सीन पे चल रही है।
तो ये हुकूमत से जरूर सवाल पूछना चाहिए है कि भाई जो इतनी आपको डोनेशनें मिली, आपको जो इतने मुफ्त शराय सूद के ऊपर लोन मिले ये कोरोना के ऊपर, वो पैसे कहाँ गए? आप क्यों नहीं वैक्सीन खरीदते? अब आप लॉकडाउन कर रहे हैं और लॉकडाउन का जो नुकसान है मईशत को, वो दर्जनों गुना ज्यादा है। अगर बिजनेस हम को बने वैक्सीन जो परचेज करके जो वैक्सीन की जो लोकल जो लोकल ताजिर है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, नुकसान हो रहा है और आगे भी होगा। और हम आप देखें, अभी यूके ने आपकी लाइन लगा दिया पाकिस्तान से, आपको रेड लिस्ट में डाल दिया। अगर हम वैक्सीन की रेस में पीछे रह गए तो इसका मीशत पे भी बहुत बुरा असर होगा कि बाकी डेवलप मुल्क आगे निकल जाएंगे और वो आपके ऊपर ट्रेड पे भी बैन लगा देंगे, ट्रैवल पे भी बैन लगा देंगे। तो इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए, वरना इसके जो है वो दूरस्थ जो है वो नताइज होंगे और पाकिस्तान के लिए बेहतर नताइज नहीं होंगे। अभी ये कहा जा रहा है कि ये ठगों का टोला, ये भी ठगों का टोला है, और अगर लूट मार में ये लोग आज़ाद रहेंगे तो फिर तो मुल्क जो है हर तरह से, आप देखें, एक तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है मुल्क में, कोई निज़ाम नहीं है जो चल रहा हो, कोई सिस्टम नहीं चल रहा है। हर चीज़ जो है वो अपने यानी जो मर्जी तरफ चाह रहा है, बेरुखी, एक यकरुखी नहीं है, 10 रुखी पॉलिसी पे चल रही है। तो ये तो इतना ख़राब सूरत हाल है कि जिससे अंदाज़ा होता है कि भाई ये तो मामला बहुत ही बिगड़ गया है। जी देखिए, आपका जो पर कैपिटा इनकम थी 2018 में वो $1650 के लगभग थी। आज आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $1340 पे आ गई है, लगभग $300 पर कैपिटा इनकम आपकी गिर गई। अब आपकी जो इन्फ्लेशन है वो लगातार 8, 9, 10, 11, 12% पे आ रही है पिछले 2.5-3 सालों से। आपकी इनकम गिर गई या इनकम वही रही और महंगाई बढ़ गई, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर कुछ पीटीआई की हुकूमत में हुआ है तो वो ये हुआ है कि जो अमीर है, जो 1% अमीर है, उसको काफी फायदा पहुंचा है, माला पहुंचा है। जो मिडिल क्लास है और जो पॉवर्टी से नीचे लोग रहते थे, जो कि 24% थे, वो आज 40% पे चले गए। तो ये पूरा जो डायनामिक्स है मुल्क की चेंज होगी। और मैं आपको एक और देखें, सबसे ज्यादा जो आपकी कमजोर हुई है वो आपकी जो डिफेंस है वो भी कमजोर होगी, क्योंकि जो बजट पाक फौज को मिला था 2018 में वो $9 बिलियन का था। आज 2020 में उनको बजट मिल रहा है $7.25 बिलियन। तो यानी कि हर लिहाज से पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, चाहे बेशक वो आपकी डिफेंस हो, आपकी मीशत हो। और बदकिस्मती से आज अगर आपको किसी चीज की जरूरत है या किसी सिपा सलार की जरूरत है तो वो इकोनॉमिक सिपा सलार की जरूरत है। क्या पाकिस्तान क्यों नहीं डबल डिजिट पे ग्रोथ कर सकता? क्यों कोरोना के 2020 के अंदर इंडिया 10% जीडीपी ग्रोथ रेट पे, क्यों आज हमारी प्रेडिक्शन 1.3% है? हम ये स्लो ग्रोथ साइकिल में क्यों फंस गए? ये अगर हुकूमत इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान की सालमियत खतरे में है, पाकिस्तान की मईशत तो ऑलरेडी खतरे में है और ये सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना साहब आपका। कुछ बातें की हैं कि मईशत के लिए मईशत का पैसा सालाना चाहिए। हाँ, तो अब इस मुल्क ये वज़ीर-ए-आज़म के पास कुछ नहीं होता, लेकिन नून लीग का कहना यह है कि टीका तो लगाया हुकूमत ने, लेकिन वो महंगाई का टीका लगाया वहाँ पर, कोरोना का टीका फिलहाल मैसर। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब मार्केट की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हसीन कुरैशी साहब मार्केट के रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। जी हसीन कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा साहब कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए कि मार्केट की बंदी शुरू हो गई है, आप लोग तो नाराज़ होंगे, अब क्या सूरत हाल है, आप बताइए। मिर्जा साहब, आपसे हमें नाराज होने का हक नहीं है क्या? नहीं है आपको, हम तो पूरा हक देते हैं आपको। इस वक्त आप देखें कि किस तरीके से बिना सोचे समझे सारा जो इन्होंने अपनी नाअहली का बपाल जो है ना, ये ताजिरों पे, कारोबार पे डाल दिया है। तो कारोबार और खुसूसी तौर पे इन्होंने ये 2 दिन हफ्ते में छुट्टी और उसके बाद कारोबार को महदूद उस दौरान कर दिया जिस दौरान ताजिर बिरादरी का सीजन होता है। आपको पता है कि पिछले साल भी ताजिर किस तरीके से नुकसानात में रहे, किस तरह उन्होंने खुसूसन छोटे ताजिर जिनका समझ लें दिवालिया निकल गया, लेकिन हुकूमत एक ऐलान करती है, उसके बाद इंतजामिया मुतहर्रिक हो जाती है, वो ताजिरों को दलील भी करते हैं और ताजिर अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। अगर कोई मामला
अगर हुकूमत अगर फैसले करने से काफिर है तो ताजिर नुमाइंदों को बुला लिया करें, उनको एतमाद में ले लिया करें, उनसे मशवरे ले लिया करें। तो भाई वो तो नहीं ले रहे ना आपको। अब मसला ये है कि आपकी मार्केट की आपकी बंदिश में जो आपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए हैं, आप तो SOPs पे अमल कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपके साथ में ये कर रहे हैं, तो फिर अब फिर क्या तरीका आप लोगों ने सोचा है अपने आपस में? ये किसी भी तरह का माहौल होता है। अभी आप देखें कि गर्मियां चल रही हैं और सुबह 6 बजे से इन्होंने कारोबार खोलने का और 8 बजे बंदिश का कहा है। आप मुझे बताएं कि जब मार्केट खोलने का वक्त होता है उस वक्त जो है किस तरीके से शदीद गर्मी की सूरत हाल है और जो तकरीबन 6-7 बजे तक उसका असर रहता है। तो कस्टमर तो निकलता ही 5 बजे के बाद है इस गर्मी की वजह से। और लेकिन मुझे बताइए कि आप तो SOPs पे अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? देखिए SOPs पे तो अमल किया है ताजिर बिरादरी ने तो कुर्बानियां दी हैं। अपने टाइम की भी, मुकम्मल लॉकडाउन की भी, तो सबसे ज्यादा नुकसान ताजिर बिरादरी ने उठाया ना, जो उनके पास कारोबार भी जो उनके पास नौकरियां कर रहे थे, साथ के साथ जो है ताजिर बिरादरी ने हुकूमती इकदाम में उनके साथ खड़े रहे। लेकिन हुकूमत अचानक फैसले मुसल्लत कर देती है तो ये हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। आप मुझे बताएं, अब रमजानुल मुबारक आ रहा है, सीजन की तैयारी ताजिर बिरादरी ने करी, छोटे ताजिरों ने करी थी, तो वो तो मुकम्मल तौर पे अभी ऐसा लग रहा है कि ये हमें रमजान में भी जो है ये 15-20 रमजान इसी तरह हमें निकालेंगे। तो ये तो बिल्कुल इस तरफ बंद गली की तरफ छोटे ताजिरों को हुकूमत लेके गई है। अच्छा, मतलब ये है कि आपसे हुकूमत मशवरा नहीं कर रही है? बिल्कुल देखिए, मशवरा नहीं करते और फिर हफ्ते में आप मुझे बताएं 2 छुट्टियों का इन्होंने ऐलान कर दिया और उसमें भी इतना मुबहम इन्होंने नोटिफिकेशन दिया। उसमें ताजिर बिरादरी बड़ी परेशानी की सूरत हाल में आ गई कि भाई किस तरह बंद करना है, हफ्ता इतवार बंद करना है, जुम्मा हफ्ता बंद करना है। तो पहले तो इसी सोच में और इसी बहस में ताजिरों को इल्जा दिया गया। तो हम हुकूमत से अपील ये करते हैं कि ताजिर बिरादरी जिम्मेदारी के साथ SOP पे अमल दरामद भी कराएगी। सबसे पहले तो ये छुट्टी का जो ना नोटिफिकेशन इसको कैंसिल किया जाए और टाइमिंग बढ़ाई जाए। कम से कम जो 10 बजे का टाइम था वो भी फिर भी सूटेबल था ताजिर बिरादरी के लिए काम करने के हवाले से। तो हुकूमत से यही मुतालबा है। दूसरा ये कि इंतजामिया को भी पाबंद किया जाए कि वो ताजिरों के साथ जो है गलत रवैया अख्तियार न करें। तो नहीं, हम तो आपके साथ हैं। अब बहरहाल ये लोग आपके साथ मशवरा नहीं कर रहे हैं और बस सिर्फ जुल्म कर रहे हैं। अच्छा जी यासीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और आपकी बात हमने पहुंचा दी है नाज़रीन कराम तक और हुकूमत तक। जी पूरे प्रोग्राम में हमने माहिरीन की और ताजिरों की बात आवाम तक पहुंचाई। अब आवाम क्या कह रहे हैं ये हुकूमत तक पहुंचाते हैं। जी बताइए। और उसमें लोग महंगाई की वजह से बहुत परेशान हैं। जी भाई, और इसी पे हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम कर लेते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम कुछ शॉर्ट दिखाते हैं आपको कि लोग क्या कह रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी, खुसूसन महंगाई कंट्रोल करने के बारे में। ये शॉर्ट देखिए और इसके साथ लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अभी तो सस्ता है, अभी रमज़ान आते ही इतना महंगा हो जाएगा कि बस गरीब आदमी उसे करीब भी नहीं जाएगा। कहना यही है कि महंगाई इतनी है, हालात इतनी ख़राब है, लोग इस तरह गिर रहे हैं, इस तरह लोगों की हालत बिगड़ी हुई है जिसका इंतहा नहीं है। मैं तो इस जैसा वज़ीर आज़म बगैरत देखा ही नहीं। वज़ीर आज़म बेकार आदमी है, वज़ीर आज़म सही नहीं है। वज़ीर आज़म ने पहले चीज़ें कंट्रोल करना चाहिए था। क्या चीज़ें क्यों महंगी कर दी भाई? किस तरह कर रहे? ज़ाहिर है एक आदमी का हमारा 5 जने खा रहे, क्या गुजारा होगा? अल्लाह ही गुजारा कर रहा, हमारी कोई ताकत नहीं है। और ये रमज़ान आ रहा है, सबसे ज़्यादा महंगाई होगी और दूसरे लोगों मुल्कों में सस्ताई होती है, यहाँ इतनी महंगाई है, गरीब आदमी को पीस के रख दिया।